राजीव, आपकी तरफ ही मैं रुक करूंगा। इस देश में क्योंकि 2024 नजदीक है, तो हमने देखा इतिहास में, क्योंकि इस देश में नारों ने कई बार कई सरकारों को बदल दिया, देश का इतिहास बदल दिया। एक बार फिर 2024 से पहले देश की राजधानी दिल्ली में पोस्टर लग रहे हैं जिसमें नारे लिखे गए हैं, मैसेज लिखे गए हैं, मोदी हटाओ, देश बचाओ। क्या देश को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए? तो ये जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी मैसेज दे रही है कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए कार्रवाई हो रही है। तो 2024 से पहले ये जो मैसेज, पोस्टर वॉर देख रहे हैं आप देश की राजधानी की सड़कों पर, और प्रधानमंत्री मोदी मैसेज दे रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। कहां ले जा रही है, किस दिशा की तरफ ले जा रही है देश की राजनीति को 2024 से पहले? राजीव, देखिए रवि, मैं तो जयपुर में हूँ, राजस्थान की राजधानी में। यहाँ भी पोस्टर लगे हैं, मैंने कल दिखाया भी था। यहाँ राहुल गांधी के पोस्टर लगे हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की कमेटी की तरफ से। उसमें लिखा है सत्य झुकेगा नहीं, सत्य दबाया जा सकता है, छुपाया जा सकता है, इस तरह की चीज़ें, संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। यहाँ भी पोस्टर लगे हैं। अब ये देश जो है वो 2024 के चुनावी मोड में आ चुका है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो 365 दिन चुनाव की तैयारियों में लगी रहने वाली पार्टी है। लेकिन दूसरी पार्टी भी गियर अप जिसको कहा जाता है वो हो रही है। इसमें सबसे जो मुखर रूप से सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर हमला करने की बात है, तो आप देखिए पिछले हफ्ते 10 दिन से अरविंद केजरीवाल कितने आक्रामक तरीके से प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे हैं, व्यक्तिगत हमला भी कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक मोदी हटाओ देश बचाओ रैली की थी जंतर मंतर पर, वहां प्रधानमंत्री को सीधे सीधे उन्होंने हमला किया। अभी आप देखिए विधानसभा की कार्रवाई के भीतर उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला किया। जब से उनके लेफ्टिनेंट यानी नंबर 2 के मनीष सिसोदिया जेल गए हैं, तब से उसके बाद से अरविंद केजरीवाल बहुत ही हमलावर हैं। दूसरी तरफ जितने क्षेत्रीय छत्रप है अपने अपने तरीके से, कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से प्रधानमंत्री को अब सीधे अडानी के मामले में घेरने के लिए, और ऐसा लगता है कि इसको एक प्रमुख मुद्दा बनाने के लिए आप सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी को देखिए, कांग्रेस को देखिए, वो लगे हुए हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपी जो जितने चेहरे हैं वो सब उनके खिलाफ एक हो रहे हैं। अब सवाल यही उठता है कि 2024 के चुनाव में ये जितने तीर, कमान, बम, गोलियां प्रधानमंत्री की तरफ से इधर उधर से चलाई जा रही हैं, वो उन पर कुछ असर करेगा या नहीं असर करेगा। और ये जो कोशिशें की जा रही हैं विपक्ष की तरफ से, देखिए जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, भ्रष्टाचार मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई मुद्दा है और इसमें चुनाव जीतने हारने से इसका कोई संबंध है। आप बात करते तो ज़रूर हैं, लेकिन कोई पार्टी इससे अछूती नहीं है। आप कोई सी पार्टी ले लीजिए, किसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। बात यह है कि जब वो आपके साथ आ जाए तब वो भ्रष्टाचारी नहीं है, अगर विपक्ष में है तो वो भ्रष्टाचारी है। जिसकी सरकार आ जाए तो वो जो सरकार में है वो भ्रष्टाचारी। किसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे? जो आंदोलन वाली पार्टी केजरीवाल है, ईमानदारी दूसरे दुनिया भर के नेताओं को भ्रष्ट बताने वाली आम आदमी पार्टी और सबसे कट्टर ईमानदार और भगत सिंह के अनुयायी अपने को कहने वाले, उनके 2 मंत्री जेल में है। तीसरे मंत्री के खिलाफ भी सीबीआई जांच मतलब वो कब आगे बढ़ जाए और कब उन पर भी गाज गिर जाए ये कहना मुश्किल है। और दूसरी बात ये है कि अगर इस तरीके की बात जब की जाती है तो इसके पैमाने सिर्फ एक है कि आप हमारे साथ हो तो ईमानदार हो, विपक्ष में हो तो आप बेईमान हो, आप भ्रष्टाचारी हो। ये हमेशा से होता आ रहा है इस देश में। तो ऐसा सरकार बचाने के लिए सांसदों को घूस दिया गया, उन्होंने पार्लियामेंट के ही बैंक में ले जाकर के घूस का पैसा अपने अकाउंट में जमा कर लिया, ऐसा भी हुआ है। और फिर बाद में वो लोग जीत करके दोबारा आए भी हैं, ऐसा भी हुआ है। जिस पार्टी के ऊपर आरोप लगा उस पार्टी को कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने समय समय पर समर्थन भी दिया, उनका समर्थन लिया भी है। तो किसके ऊपर आप कह सकते हैं? अभी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की जो सरकार है, उनके कैंप के कितने विधायकों पर सीबीआई और ईडी का संबंध था? वो ईडी और सीबीआई अब उनके पते ही भूल गई जब से वो सरकार में बीजेपी के साथ है। तो ये कहना, लेकिन ये जरूर है कि जो बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं और जो बात विपक्ष कह रहा है
वो बात जनता तक कितनी पहुंचती है और चुनाव में इसका क्या असर होता है। आप कर्नाटक देखिए, 1-1.5 महीने, 13 मई 10 मई को वहाँ चुनाव है। कर्नाटक का कौन आज तक नेता है, गिनती के होंगे, नहीं तो जो सत्ता में रहा है उस सबके ऊपर आरोप लगे हैं। आप येदियुरप्पा जो कि भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त है, उनके बारे में ही गृह मंत्री अमित शाह ने क्या बात कही थी कर्नाटक में, वो रिकॉर्ड में है, मैं कहना नहीं चाहता। अभी मैं 1.5 महीने पहले मेघालय में 1 महीने पहले था, वहाँ चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कोनराड संगमा, जो पीए संगमा के बेटे हैं, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और फिर मुख्यमंत्री हो रहे हैं, तो वो उनके बारे में कहा कि देश की सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार कोनराड संगमा की है। ये गृह मंत्री अमित शाह के 1 महीने पहले की चुनावी भाषण है। मैं उन दिनों उस राज्य में था। उसी कोनराड शर्मा के साथ कोनराड संगमा के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन कर रही है और बताया जाता है कि अमित शाह ने उनसे बात की नतीजे आने के बाद। तो सरकार बनाने के लिए, चुनाव से पहले आरोप लगाने के लिए अलग बात होती है। ये जितनी पार्टियां प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रही हैं, क्या पता कि कब ये बीजेपी के साथ हाथ मिला लें, या चुनाव के पहले या चुनाव के बाद। और प्रधानमंत्री जिनको भ्रष्टाचारियों की श्रेणी में अभी रख रहे हैं, क्या पता कि कब भारतीय जनता पार्टी के साथ उन नेताओं से गठबंधन हो जाए। सियासत में भ्रष्टाचार एक आसान सा मुद्दा है जो आप एक दूसरे पर लगा सकते हैं समय और परिस्थिति के अनुसार। मेरा सिर्फ इतना है, आम जनता को भ्रष्टाचार, देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, 90%, 95% लोगों को सरकारों से, नेताओं से कोई मतलब नहीं। वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, खा कमा रहे हैं अपनी व्यवस्था के हिसाब से। जो 5% लोगों का सरकारों से, नेताओं से, मंत्रियों से काम पड़ता है, वास्ता पड़ता है, आप उनसे पूछिए तो वो हमेशा एक बात कहते हैं, हर आने वाली सरकार में जाने वाली सरकार से भ्रष्टाचार का कमीशन बढ़ जाता है और ये आरोप सारी सरकारों पर लगता है। तो ये कहना, और आप सरकारी दफ्तरों में चले जाइए, जो रेट पीछे 5 साल पहले था, महंगाई के हिसाब से भ्रष्टाचार का रेट और तेजी से बढ़ता चला जाता है। तो ये मुझे नहीं लगता पर्सनली, क्योंकि आप देखिए देश में कितने लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। लालू प्रसाद यादव को देखिए, वो जेल में रहे और उसके बाद वो कितनी ताकत से 2004 के लोकसभा चुनाव में आए, 24 सांसदों को जीत करके जेल में रहने के बाद, और उसके बाद 24 सांसदों को लेकर के आए और उन्होंने आपको पता ही है कि पहली जो यूपीए की सरकार थी उसमें उनका रेल मंत्री के तौर पर कितना दबदबा था। ठीक है। अब नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।